देव ने राज को साइड हक करते हुए कहा, तेरे आगे तो अपने आप को भी भूलने को तैयार हूँ यार, चाम की तो बात ही छोड़ दे। देव के बोलते ही राज उसके गले लगकर भावुक होकर बोला, जस्ट किडिंग यार, सॉरी। देव ने राज को अपनी बाहों में लेकर हल्की मुस्कान से कहा, पागल है क्या, सेंटी मत बन, तुझ पर सूट नहीं करता। मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ राज, अभी तो अपनी सोना को सेंटी देखकर बेचैन हो रहा था। राज, रोते हुए नहीं देखा जाता ना। राज ने देव का हाथ पकड़कर कहा, इसे यूं रोते देखना और इसके ये आंसू मुझे बेचैन करते हैं यार, पर ये समझती ही नहीं है। देव प्यार से बोला, टेंशन मत ले राज, चीतू इस घर की बेटी है, उसने अपना पूरा बचपन यहाँ बिताया है। आज शादी के बाद पहली बार उसके कदम अपने घर की दहलीज पर पड़े, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई और अपने जन्मदाता और भाई के गले लगकर रो पड़ी। हल्के से मुस्कुराकर कहा, वहां देख उसके चेहरे की चमक और मुस्कान, उसे आज अपने हिसाब से ये चंद पल समेटने दे। बस तू चुपचाप अपनी सोना के हर पल को एंजॉय कर, उसकी आंखों में कभी आंसू आएंगे तो कभी वो खुशी से झूमेगी। देव भावुक होकर बोला, ये बेटियां ऐसी ही होती है राज, पल में हंसना पल में रोना, मुस्कुराकर अपने दर्द को अपने में समेटकर अपने जन्मदाता के घर को छोड़कर एक अनजान साथी और घर से जुड़ना। वाकई यार, इनके जैसा दिल हम लड़कों के पास नहीं होता। नम स्वर में आगे कहा, मैं तो अभी से सोचकर कांप जाता हूँ कि अंजू को अपने घर से कैसे विदा करूंगा। राज ने उसका कंधा हल्के से दबाते हुए कहा, जैसे शौर्य ने सेजल और शीतल को किया, हमने रागुदी को किया, वैसे ही अब हमें हमारी नौटंकी को उसके विनोद के सुपुर्द करना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे अपनी बातों में मशगूल थे। वर्षा उन दोनों के पास आकर बोली, जीजू आइए ना, सब आप दोनों का वेट कर रहे हैं। वर्षा की आवाज से दोनों एक दूसरे को देखकर शरारत से मुस्कुरा उठे। देव ने वर्षा का हाथ पकड़कर शरारत से कहा, राज देख तो जरा, तुझे ये लेडी डॉन कुछ बदली बदली सी, आई मीन हनीमून का निखार अभी तक चेहरे पर पूरी तरह से खिला हुआ है। देव के बोलते ही वर्षा की जान सूखने लगी। वो दोनों से नजर चुराते हुए धीरे से बोली, जीजू प्लीज जल्दी आइए। इतना कहकर वो आगे बढ़ने को हुई। राज ने वर्षा का हाथ पकड़कर देव की ओर देखकर शरारत से कहा, यार वर्षा इतनी जल्दी क्या है, ये तो बता दो हनीमून पर क्या किया, थोड़े टिप्स अपने जीजू को भी दे दो यार, जिससे मेरा टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं हो और मैं अपनी सोना के साथ खुलकर रोमांस कर सकूं। देव भी वर्षा के एक साइड आकर उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बोला, वर्षा राज कुछ पूछ रहा है यार, जल्दी बताओ ना। अच्छा ये बता दो, क्रूज नाइट कैसी रही। वर्षा दोनों से अपना हाथ छुड़ाकर अटकते हुए बोली, जीजू वो उसके शब्द ही गले से निकल नहीं रहे थे। आंखें ऊपर उठने को तैयार ही नहीं थी, गालों की रंगत निखरी हुई थी और गुलाबी अधर हल्के से फड़क रहे थे। वर्षा को ऐसे देखकर राज और देव मुस्कुरा उठे। देव ने उसे साइड हक करके कहा, हमेशा ऐसे ही खुश रहो और दोनों एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करो। राज वर्षा को देखते हुए बोला, वर्षा शौर्य का रिजल्ट 1-2 दिन में आने वाला है, अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होगी, उसका शेड्यूल बहुत टाइट रहेगा, हो सकता है उसे रातों को भी हॉस्पिटल में रुकना पड़े। वर्षा दोनों को देखकर भावुक होते हुए बोली, जीजू आप दोनों ने हमें जो 10 दिन दिए ना, उनकी हमारे पास इतनी खूबसूरत यादें हैं कि 2 साल यूं ही पलक झपकते निकल जाएंगे। हमें यकीन है इन 2 सालों में शौर्य के लिए हमारा प्यार और भी गहरा हो जाएगा। शरारत से दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, जीजू वैसे प्यार करने के लिए रात की जरूरत नहीं है ना, हम तो पूरा दिन घर पर ही रहते हैं, तो शौर्य को तो हम कभी भी प्यार कर सकते हैं। इतना कहकर उसने देव की ओर अपनी आंखें मटकाई। वर्षा की शरारत देखकर देव उसे गले लगा लेता है। शीतल, सेजल और शौर्य सामने उन तीनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। देव ने वर्षा का गाल छूकर कहा, वर्षा कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम सीधा अपने देव जीजू को कॉल करोगी, समझी। वर्षा नम आंखों से देव को देखकर अपनी गर्दन हिलाती है। राज दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, देव सामने देख ले, शौर्य कैसे घूर रहा है हमें। वर्षा हम दोनों के पास है तो देख उसकी जान कैसे अटक रही है। चल तो जरा अब इनके डॉक्टर साहब की क्लास लगा दे। तीनों मुस्कुराते हुए सबके पास आए। शीतल ने राज को एक नजर से देखते हुए कहा, वर्षा अपने दोनों जीजू से फुर्सत मिल गई हो तो जरा हमारे पास भी बैठ जा। वर्षा ने देव की तरफ देखा और शरारत से बोली, शीतू हमें राज जीजू के करीब देखकर जलन हो रही है क्या। उसके कान के पास जाकर धीरे से बोली, वैसे आज जीजू कुर्ते पजामे में बहुत हॉट लग रहे हैं, ऊपर से जब उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा ना, कसम से हम तो वही फ्लैट हो गए। शीतल ने घूर कर राज को देखा और वर्षा के सिर पर हल्के से मारकर बोली, भाई को बोलू क्या, बेशर्म कही की, हमारे पति से दूर है, समझी। देव शीतल के पास बैठकर बोला, साली साहिबा जरा अपने सड़ू को संभाल कर रखिए, आज वर्षा से बहुत मेल मिलाप बढ़ा रहे हैं, देखिए जरा कैसे अभी भी उनकी बेचैन निगाहें वर्षा को ही घूर रही है। देव के कहते ही शीतल ने राज की तरफ नजरें उठाई तो देखा राज उसे ही अपनी सर्द नजरों से देख रहा था। शीतल की नजरें राज की हरकत से झुक गई और उसके अधर हल्के से फड़क उठे। देव और वर्षा शीतल के करीब होकर एक साथ बोले, हाय क्या सीन है, सामने से आंखों से शरारत हुई और दूसरे की नजरें स्वतः ही झुक गई, वाह क्या रोमांस है। वर्षा हंसते हुए बोली, जीजू बेचैनी की ज्वाला दोनों तरफ से बराबर उठ रही है, हाय ये 10 दिन कैसे निकलेंगे। देव ने वर्षा को साइड हक करके शरारत से कहा, वर्षा यार ऐसा करते हैं, राज की सोना को 10 दिन अपने पास ही रख लेते हैं। इस विरह बेला के बाद जब दोनों का पूर्ण मिलन होगा तो बेहद दिलकश नजारा होगा। राज अपने प्यार के निर्मल सोते से दोनों की धधकती ज्वाला को शांत कर देगा, यूं साली साहिबा। वर्षा और देव की बातों से शीतल का शरीर पूरी तरह से झंकृत हो उठा। वो अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर बोली, दी भाई प्लीज जीजू और वर्षा को हमारे पास से हटाइए ना। राज शीतल के चेहरे की हया देखकर मुस्कुरा उठा। शौर्य ने वर्षा का हाथ पकड़कर कहा, वर्षा मना किया था ना तुम्हें, जीजू के साथ मिलकर तुम मेरी छोटी को परेशान नहीं करोगी। देव मुस्कुराते हुए बोला, शौर्य मैंने और वर्षा ने कुछ नहीं किया यार, ये तो राज ही है जो उसे अपनी सर्द नजरों से देख रहा है और हमारी साली साहिबा अपने होश खो रही है। राज ने देव को घूर कर कहा, बकवास बंद कर और मेरी बीवी के पास से उठो तुम दोनों। वर्षा ने शीतल का हाथ पकड़कर कहा, जीजू आज नहीं छोड़ेंगे आपकी शोना को। राज उठते हुए शरारत से बोला, नो प्रॉब्लम वर्षा, शोना ना सही, चलो तुम ही मेरे पास आकर बैठ जाओ। वर्षा एकदम से शीतल का हाथ छोड़कर अटकते हुए बोली, जीजू वो हम तो मजाक कर रहे थे, आइए आप ही बैठिए अपनी शोना के साथ। वर्षा की हालत देखकर सबकी हंसी छूट गई। राज जल्दी से शीतल के पास बैठकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लेता है। सबके सामने राज के ऐसा करने से शीतल की आंखें एक बार फिर नीची हो गई।
सेजल ने देव का हाथ पकड़कर कहा, देव प्लीज, बहुत मस्ती मजाक हो गया, अब भैया और छोटी से वेलकम के केक कटवा दे। वर्षा एकदम से बोली, ओह सॉरी, हम तो भूल ही गए। शौर्य ने वर्षा को कमर से पकड़कर अपने करीब करके कहा, स्वीट हार्ट, मेरी बहन की खिंचाई में बड़ा मजा आ रहा है ना, आओ तुम आज रूम में, चुन चुन कर बदला लूंगा। देव ने दोनों को देखकर शरारत से पूछा, साले साहब अभी तक हनीमून का रोमांस नहीं उतरा क्या? देव की बात सुनकर दोनों हड़बड़ाते हुए एक दूसरे से अलग हुए। वर्षा शर्मा कर अंदर किचन में चली गई। हॉल में उस समय केवल तीनों कपल ही थे। शेखर जी और अजय मार्केट गए थे, वहीं सुमन और अरुणा किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। वर्षा जल्दी से अपने दोनों मम्मा को साथ लेकर बाहर आई और शीतल की पसंद का केक टेबल पर रखा। राज ने इधर उधर देखकर पूछा, शौर्य पापा कहाँ है? शौर्य बोला, राज मैं फोन करता हूँ, यही मार्केट तक गए हैं। देव ने हैरानी से पूछा, शौर्य इस समय पापा मार्केट? वर्षा मुस्कुराते हुए बोली, जीजू पापा छोटी के फेवरेट गोलगप्पे लेने गए हैं। वर्षा के बोलते ही शीतल की आंखों में आंसू आ गए। राज की नजर जैसे शीतल की तरफ उठी, उसने देखा शीतल अपना फोन निकालकर शेखर जी का नंबर डायल कर रही है कि फोन की रिंग बाहर गेट पर ही सुनाई दी। शीतल जल्दी से राज को फोन पकड़ाकर बाहर की ओर दौड़ी। इतने में ही शेखर जी अंदर आ गए। शीतल को ऐसी बेचैनी में देखकर शेखर जी बोले, क्या हुआ शीतू बच्चा, तू ऐसे? शीतल अपनी नम आंखों से शेखर जी को 2 मिनट देखती रही और उनके गले लगकर सुबकते हुए बोली, पापा आपको अभी भी याद है? शेखर जी ने पानीपुरी का पैकेट वर्षा को पकड़ाया और शीतल को अपने आलिंगन में लेकर बोले, बेटा अभी से क्या मतलब, अपने बच्चों की पसंद नापसंद तो मुझे अपनी आखिरी सांस तक। शीतल एकदम से विचलित से होकर शेखर जी के होठों पर अपनी हथेली रखकर नम स्वर में बोली, नहीं पापा प्लीज आगे कुछ नहीं, आप अब हमारे पास बैठिए, अब हम थोड़ी देर में चले जाएंगे, हमें आज सिर्फ और सिर्फ आप सबसे ढेर सारी बातें करनी है और कुछ नहीं पापा। सुमन शीतल को इतना भावुक देखकर उसके पास आई और उसके सिर पर अपना ममता भरा स्पर्श रखकर बोली, शीतू बेटा चलो अपने पापा के साथ अंदर आकर बैठो और केक काटो, देखो सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। शीतल शेखर जी से अलग होकर उनका हाथ पकड़कर राज के पास आई। राज ने खड़े होकर सुमन का हाथ पकड़कर कहा, मम्मी पापा प्लीज आप शोना के साथ बैठिए। शीतल ने अपनी आंखों में नमी लिए राज की तरफ देखा और धीरे से उसे थैंक यू कहा। राज ने उसे आंखों के इशारे से स्माइल करने को कहा और खुद देव के पास जाकर बैठ गया। शेखर ने सेजल को भी अपने पास बिठाया। शौर्य और वर्षा एक दूसरे का हाथ थामे बोले, छोटी चलो केक काटो। शीतल अपने मायके में अपना इतना खूबसूरत वेलकम देखकर भावुक होकर केक काटती है। शौर्य ने नम स्वर में कहा, वेलकम छोटी। शीतल ने केक का पीस उठाकर शेखर जी को खिलाते हुए भरे गले से कहा, पापा आज लग रहा है हम सच में पराये हो गए। सुमन ने शीतल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, नहीं बिट्टू ऐसा नहीं बोलते बेटा, ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा, चल जल्दी से अब अपने जीजू और राज को केक खिलाओ। राज ने हल्की मुस्कान लेकर कहा, नहीं सोना आज सबसे पहले मम्मी पापा का हक है। शीतल ने सबको केक खिलाया। सबसे बाद में वो राज के पास आई। राज ने उसके हाथ से केक खाकर थोड़ी सी क्रीम उसकी नोज पर लगाकर प्यार से कहा, अब आंखें नम नहीं होनी चाहिए तुम्हारी, मम्मी पापा के पास जाकर बैठो और अपने स्पेशल मोमेंट बनाओ। शीतल प्यार से राज की तरफ देखती है और शेखर जी और सुमन के पास बैठकर मुंह बनाते हुए बोली, भाई अपनी बीवी से कहिए मेरे लिए पानीपुरी की प्लेट लगा कर लाए। शौर्य ने शीतल के सिर पर हल्के से मारकर कहा, ये हुई ना बात, अब तू मेरी छोटी लग रही है। वर्षा जल्दी से अपनी बेस्टी के लिए पानीपुरी लाओ। वर्षा किचन से बाहर आते हुए बोली, बस शौर्य आ गए, लीजिए आप अपनी छोटी को अपने हाथों से खिलाइए। वर्षा और अरुणा नाश्ता लगाती है। सब हंसते मुस्कुराते नाश्ते का लुत्फ उठाते हैं। बीच बीच में राज और देव शौर्य वर्षा की लेग पुलिंग कर रहे थे। नाश्ते के बाद वर्षा शौर्य मालदीव से लाए सेजल और शीतल के गिफ्ट उन्हें देते हैं। उसके बाद सभी हॉल में बैठकर बातें करते हैं। देव और राज के बीच हुई वो छोटी सी बातचीत से माहेश्वरी भवन के माहौल को पूरी तरह बदल दिया था। देव क्या तुझे सच में लगा था ये आज का दिन इतना इमोशनल होगा? राज ने देव की ओर देखते हुए धीमी आवाज में पूछा, जबकि देव ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक एनवलप निकाला और राज को थमा दिया। राज ये सिर्फ एक एनवलप नहीं है, ये उन सपनों की शुरुआत है जो वर्षा ने कभी बुने थे लेकिन घर की जिम्मेदारियों में दबा दिए थे। देव ने दृढ़ता से कहा। राज ने पूरे हॉल में मौजूद हर सदस्य पर एक नजर डाली और तेज आवाज में कहा, वर्षा बेटा यहाँ आओ मेरे पास। राज की गंभीर आवाज सुनकर पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। शीतल जो अब तक राज की हर गतिविधि को बड़ी उत्सुकता से देख रही थी, अब और भी ज्यादा उलझन में पड़ गई। वर्षा संकोच करते हुए राज के पास आई। जी जीजू बोलिए। देव ने आगे बढ़कर प्यार से वर्षा का हाथ पकड़ा और उसे पास ही सोफे पर बैठाते हुए कहा, वर्षा पहले आराम से बैठो, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। राज ने वो एनवलप वर्षा की ओर बढ़ाया। शौर्य ने अपनी नजरें उन दोनों पर टिका दी थी। वो शांत स्वर में पूछ बैठा, राज ये क्या है? राज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शौर्य ये वर्षा का LLM का एडमिशन फॉर्म है। वर्षा के चेहरे पर हैरानी और घबराहट के भाव एक साथ दिखे। वो हड़बड़ाते हुए बोली, जीजू लेकिन हमने तो आगे पढ़ने के बारे में अभी नहीं सोचा था, अभी तो घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। देव ने मुस्कुराते हुए शौर्य के कंधे पर हाथ रखा। वर्षा जब तुम शौर्य जैसे जीवन साथी के साथ हो तो करियर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और शौर्य हमने और राज ने ये फैसला कर लिया है, गलत तो नहीं किया ना? शौर्य भावुक होकर खड़ा हो गया और देव के गले लग गया। राज ने उसे शांत कराते हुए कहा, शौर्य अगले 2 साल तुम्हारी PG की पढ़ाई में निकलेंगे, क्यों ना तब तक वर्षा भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। जैसे ही उसका LLM कंप्लीट होगा हमारे पास उसका प्लेसमेंट तैयार है, चाहे तो वो पापा की कंपनी ज्वाइन करे या दीनू अंकल की। वर्षा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। शीतल ने उठकर वर्षा के सिर पर हाथ रखा और कहा, वर्षा तेरा सपना था ना कामयाब वकील बनने का, अब क्या सोचना, बढ़ आगे। वर्षा ने सिसकते हुए कहा, जीजू सब ठीक है लेकिन शौर्य की पढ़ाई का खर्च भी तो है, हम आप लोगों का कहा कभी नहीं टाल सकते, पर शौर्य की पढ़ाई पूरी होने के बाद ही पढ़ेंगे। राज ने शीतल और देव की ओर एक अर्थपूर्ण नजर डाली और फिर गंभीर होकर कहा, मम्मी पापा मुझे आप लोगों से एक और बात कहनी है। शेखर जी ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा अब क्या बाकी रह गया है? राज और देव दोनों शेखर और सुमन के पास जाकर खड़े हो गए। राज ने शेखर जी का हाथ थामते हुए अपनी बात रखी, पापा मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए, ये मेरी शादी का सबसे बड़ा तोहफा होगा माहेश्वरी परिवार की तरफ से। यदि आज आपने मना किया तो हम समझेंगे कि हम सिर्फ दामाद हैं, बेटे नहीं। सुमन घबरा गई। राज आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? राज ने दृढ़ता से कहा,
मम्मी, पापा, शौर्य की पीजी की पढ़ाई का पूरा खर्च शीतल की हर महीने की सैलरी से जाएगा। हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। सुमन ने अधीर होकर कहा, राज, ये हम कभी नहीं होने देंगे। शेखर जी भी व्याकुल हो उठे। बेटा, शीतल अब शादीशुदा है, उसकी जिम्मेदारियां उसके ससुराल के प्रति है। राज ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोला, पापा, अभी तो आपने कहा था कि ये घर हमेशा शोना का है, और अब आप हमें पराया कर रहे हैं। शोना की कमाई पर सिर्फ उसका हक है। मुझे या मेरे परिवार को आपके पैसों की जरूरत नहीं है। मैं इतना कमाता हूँ कि अपनी बीवी की हर इच्छा पूरी कर सकूं। पापा, मम्मा ने भी यही कहा था कि अगर आप नहीं माने तो दीनू अंकल और पापा को आना पड़े। सुमन और शेखर जी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। देव ने स्थिति को संभालते हुए एक डील की। पापा, चलिए एक डील करते हैं। शौर्य शीतल की मदद लेगा और अपनी जॉब लगने के बाद ये पैसे उसे वापस लौटा देगा। अब ठीक है? राज ने शरारत से शौर्य की तरफ देखकर कहा, साले साहब, जिस दिन तुम एशिया के टॉप न्यूरो सर्जन बनोगे उस दिन मुझे ब्याज के साथ पैसे दे देना। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? शौर्य फूट फूट कर रो पड़ा और उसने राज और देव को गले लगा लिया। सुमन भावुक होकर बोली, देख चुके पापा, हमने क्या पुण्य किए थे जो हमें ऐसे दामाद मिले। अगले कुछ दिन खुशियां और तैयारी में बीत गए। शीतल की विदाई की घड़ी करीब आ रही थी, लेकिन राज ने उसे और भी ज्यादा खुश रखने की कोशिश की। आज वो पिकनिक की थकान के बाद शीतल को कुशा के साथ कमरे में सोता देख रहा था। शोना, तुम इतनी प्यारी लग रही हो, राज ने फुसफुसाते हुए कहा। शीतल की साड़ी का पल्लू एक तरफ सरका हुआ था, जिससे उसकी खूबसूरती और भी निखर रही थी। राज धीरे से उसके पास लेटा और उसके बालों को सहलाने लगा। शीतल ने आंखें खोली और राज के गले लग गई। आप कब आए और उषा कहाँ है? शीतल ने अपनी रसीली आंखों को मलते हुए पूछा। उसकी आवाज में नींद का भारीपन और राज को देखकर उपजी एक मीठी घबराहट थी। राज ने उसके माथे को अपने होठों से छुआ और बड़े प्यार से बोला, अभी थोड़ी देर पहले उषा मम्मा के पास नीचे खेल रही है। आज तुम बहुत थक गई थी ना पिकनिक की वजह से, पर सच कहूं, तुम्हें सोते हुए देखना दुनिया का सबसे खूबसूरत नजारा है। शीतल ने लज्जाते हुए अपनी आंखें चुका ली, लेकिन राज का हाथ अब उसकी कमर पर था। वो उसे अपने और करीब खींचते हुए बोला, शोना, पिकनिक पर तुम सबसे अलग लग रही थी। तुम्हारा वो उत्साह, वो हंसी और ये जो थोड़ी सी थकान है, ये भी तुम्हारी खूबसूरती को और बढ़ा रही है। शीतल ने राज की बाहों में खुद को ढाल लिया, लेकिन जैसे उसने राज की धड़कनों की तेज रफ्तार महसूस की, वो सचेत हो गई। उसने कांपती हुई आवाज में याद दिलाया, राज प्लीज, आपने प्रॉमिस किया था, हमें मर्यादा का ध्यान रखना होगा। राज उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच लेकर मुस्कुराया। शोना, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। मैं जानता हूँ कि अभी वो समय नहीं आया है, पर क्या एक पति का अपनी पत्नी के करीब बैठकर उसे निहारना भी मना है? मेरा मन तो करता है कि वक्त यही थम जाए और मैं बस तुम्हें ऐसे ही महसूस करता रहूं। राज का चेहरा धीरे से उसके चेहरे के करीब आया। जब राज ने अपने होठ उसके माथे, फिर गालों और अंत में उसके सीने के पास रखे, तो शीतल का पूरा शरीर एक बिजली के झटके की तरह सिहर उठा। उसकी सांसें तेज हो गई थी। वो जो नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, वो अब उसके वश में नहीं था। राज प्लीज रुक जाइए, हम बहुत बेचैन हो रहे हैं। सब नीचे इंतजार कर रहे होंगे, हमें जाना होगा। शीतल की आवाज में एक अजीब सी तड़प थी। वो एक तरफ राज के स्पर्श को खोना नहीं चाहती थी, तो दूसरी तरफ उसे डर था कि कहीं वो खुद पर से काबू न खो। राज ने उसकी बेचैनी को समझ लिया। उसने शीतल को प्यार से सहलाया और धीरे से उसके कान के पास झुककर कहा, ठीक है शोना, जाओ, मैं तुम्हारी असहजता को समझता हूँ, लेकिन याद रखना, मेरी हर बेचैनी का इंतजार 6 तारीख की रात पर खत्म होगा। उस रात के बाद मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। रात सिर्फ हमारी होगी। राज के उन शब्दों ने शीतल के रोम रोम में एक हलचल पैदा कर दी थी। वो हड़बड़ा कर उठी और बिना कुछ कहे अपनी धड़कनों को छुपाते हुए भागकर वॉशरूम की ओर चली गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और शॉवर चालू कर लिया। ठंडे पानी की फुहारें उसके गर्म हो चुके बदन को राहत देने के बजाय राज के स्पर्श को और गहरा कर रही थी। वॉशरूम के बाहर खड़ा राज शॉवर की आवाज सुन रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराया। उसे पता था कि शीतल के दिल में भी वही तूफान है जो उसके दिल में है। उसने दरवाजे को थपथपाते हुए पूछा, शोना, ठीक हो ना तुम? अंदर से शीतल की दबी हुई आवाज आई, हाँ राज, हम ठीक है, आप प्लीज नीचे जाइए, हमें थोड़ा समय चाहिए। राज ने एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि अब विदाई और शादी के कार्यक्रमों के बीच सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। ये कुछ दिन उसके सब्र की आखिरी परीक्षा थे। उसने एक नजर बंद दरवाजे पर डाली और नीचे की ओर चल दिया। वो जानता था कि आने वाला समय उनके प्यार के मिलन का, उनके सपनों के पूरे होने का और एक नए जीवन के आरंभ का है, और वो इस इंतजार को और भी हसीन बनाने के लिए तैयार था। राज के जाने के बाद शीतल बाथरोब पहने हुए ही बाहर आती है। उसका मन भारी है। वो जल्दी से कमरे का गेट अंदर से लॉक करती है और काउच पर बैठ जाती है। उसकी आंखें बंद है, लेकिन दिमाग में चल रही उथल पुथल शांत नहीं हो रही है। तभी उसके फोन की रिंगटोन गूंजती है। स्क्रीन पर राज का नाम देखकर उसकी धड़कनें और तेज हो जाती है। शीतल फोन उठाती है। जी राज। दूसरी तरफ से राज की आवाज आती है, जो सख्त और अधिकारपूर्ण है। शोना, अपने आप को नॉर्मल करो और मम्मा के पास नीचे जाओ। उन्होंने रूम का गेट लॉक देखकर मुझे कॉल किया है। ऐसे अकेले कमरे में छुपकर बैठना अच्छा लगता है क्या? शीतल डरते हुए और धीमी आवाज में कहती है, बस साड़ी पहन के नीचे ही आ रहे हैं। राज की हल्की नाराजगी और बढ़ जाती है। शोना, अभी तक ऐसे ही? मतलब इतनी देर से तुम अकेली ही बैठी हो? क्या हुआ है तुम्हें? अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो साफ बताओ, मैं वापस आऊं? शीतल बेचैनी से अपनी घबराहट छुपाते हुए कहती है, हम ठीक है राज, बस 5 मिनट में रेडी होकर नीचे जा रहे हैं। इतना कहकर वो फोन काट देती है। फोन पर शीतल की कांपती और बेचैनी भरी आवाज सुनकर राज का दिल और ज्यादा बेचैन हो जाता है। वो साइड में गाड़ी लगाता है और 2 मिनट चुपचाप आंखें बंद करके बैठता है। वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है और फिर फैसला करता है कि वो रवि से नोट्स लेकर ही घर जाएगा। वो गाड़ी को सनमून कैफे की तरफ मोड़ लेता है। रवि से नोट्स लेने के बाद वो वापस घर की ओर रवाना होता है। इधर शीतल जल्दी जल्दी साड़ी पहनती है और नीचे किचन में चली जाती है। किचन में नीलिमा मीमा के साथ डिनर की तैयारी करवा रही है। नीलिमा उसे देखकर टोकती है, क्या हुआ शीतल, तुम शाम की चाय के लिए भी नहीं आई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? शीतल को जवाब देने ही वाली थी कि सरला अंदर आती है।
उषा उनके साथ थी। सरला को शीतल की हालत देखकर चिंता होती है। शीतल, क्या हुआ बच्चे? आज इतनी थकान कैसे दिख रही है चेहरे पर? या फिर कुछ और बात है बेटा? शीतल नीलिमा और सरला का हाथ पकड़कर खुद को संभालते हुए कहती है, माँ, भाभी, आज स्कूल में वर्कलोड बहुत ज्यादा था। पहले बोर्ड के एडमिट कार्ड्स दिए, फिर इतनी सारी प्रिपरेशन की, बस बहुत थक गए थे, इसलिए गहरी नींद लग गई। सॉरी माँ, आपको परेशान किया। उषा अपने छोटे हाथों से शीतल का चेहरा छूकर मासूमियत से कहती है, दादी, चाची को तो चाचू के आने का भी पता नहीं चला था। चाची इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि चाचू के कमरे में आने के बाद भी नहीं जागी। सरला मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखती है। कोई बात नहीं बच्चा, अब तो ठीक हो ना? शीतल हल्की मुस्कान के साथ कहती है, जी माँ। सरला प्यार से निर्देश देती है, चलो अब अपनी डॉल की फरमाइश पूरी करो। पहले चाय पियो, उसके बाद इसे जल्दी से पास्ता बनाकर दे दो। नीलू और मीमा डिनर संभाल लेंगी। शीतल कुशा को गोद में लेकर कहती है, जी माँ। डॉल, अभी बनाते हैं आपके लिए पास्ता। कुशा शीतल के गले में बाहें डालती है। चाची, पास्ता खाने के बाद आप हमें होमवर्क भी करवा देना। आज मैथ्स में बहुत सारा होमवर्क मिला है। शीतल कुशा का गाल चूम कर कहती है, ओके डॉल। वो उसे किचन स्लैब पर बिठाती है और गैस ऑन करके चाय बनाने लगती है। वो पास खड़ी नीलिमा और मीमा से पूछती है, भाभी, मीमा, आप दोनों चाय लेंगी? नीलिमा मना कर देती है, नहीं शीतल, तुम अपने लिए ही बनाओ। थोड़ी ही देर में राज घर पहुंचता है। आज अनिकेत और भरत भी मीटिंग करके जल्दी आ गए थे। नानी, अनिकेत, भरत और नीलिमा हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। राज के अंदर आते ही सरला पूछती है, क्या हुआ राज, तू आज जल्दी वापस कैसे आ गया? राज भरत के पास बैठकर जवाब देता है, मम्मा, बस शोना के लिए रवि से नोट्स लेने गया था। उसे अर्जेंट कहीं बाहर निकलना था, इसलिए काम जल्दी निपट गया। अनिकेत हल्की मुस्कान के साथ सलाह देते हैं, राज बेटा, कल शीतल का पिकनिक है, तो तुम इसे पिकनिक के बाद सीधे इसके मायके छोड़ देना। राज शांत लहजे में कहता है, पापा, शोना को शौर्य या पापा ले जाएंगे। सरला बीच में टोकती है, उन्हें बार बार परेशान करना जरूरी नहीं है राज, तुम चाहो तो शीतल को खुद भी छोड़ सकते हो। अब शादी के बाद आने जाने में कोई रस्म या रिवाज आड़े नहीं आएगा। तभी शीतल कुशा का पास्ता और अपनी चाय लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ आती है। उसकी नजरें सामने बैठे राज पर पड़ती है। शीतल को कुशा के साथ देखकर अनिकेत बुलाते हैं, शीतल बेटा, कुशा को लेकर यहाँ सबके पास आ जाओ। अनिकेत के बोलते ही कुशा शीतल का हाथ छोड़कर राज के पास भाग जाती है। राज उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। कुशा अपना मुंह बनाकर कहती है, चाची, पास्ता हैंडसम को दे दीजिए, हम आज उनके हाथ से खाएंगे। राज शीतल को एक नजर देखकर कहता है, लाओ मुझे दो, प्रिंसेस को मैं ही खिला देता हूँ। शीतल उसे पास्ता पकड़ाती है और अपनी चाय का कप उसके आगे बढ़ाती है। राज मना कर देता है, तुम पी लो शोना। सरला उन्हें देखकर कहती है, शीतल बेटा, हाफ हाफ ले लो, आज राज भी बहुत थका हुआ है। सरला शीतल को अपने पास बिठाती है। अनिकेत गंभीर लहजे में राज से पूछते हैं, राज, क्या बात है, कुछ कहना चाह रहे थे तुम? राज सरला की ओर देखकर कहता है, मम्मा, वो कल इन्हें पिकनिक पर जाना है। सरला मुस्कुराकर कहती है, जानती हूँ राज। राज गंभीर स्वर में अपनी बात रखता है, मम्मा, मुझे आपसे बस ये कहना है कि शोना कल साड़ी पहनकर पिकनिक पर नहीं जाएंगी। वहाँ बच्चों के पीछे भागना पड़ेगा। बस में चढ़ने उतरने में साड़ी में अनकंफर्टेबल होगा, इसलिए। शीतल राज को देखकर हड़बड़ा जाती है और बीच में कुछ कहना चाहती है, लेकिन राज उसे गुस्से में टोक देता है, जब मैं बात कर रहा हूँ तो तुम्हें बीच में बोलना जरूरी नहीं है, चुप रहो थोड़ी देर। राज के इतना बोलते ही शीतल की नजरें नीची हो जाती है। सरला गंभीर होकर कहती है, राज, ये सब लेडीज की बातें हैं, तुम कब से इस बारे में इतने पजेसिव हो गए? राज भी पीछे नहीं हटता, जानता हूँ मम्मा, आपको बुरा लग रहा है, बट शोना मेरी बीवी है। उनकी सुविधा के लिए मुझे आपसे डायरेक्ट कहना पड़ा। आप जानती है, ये कुछ भी नहीं कहेंगी, लेकिन मैं सब देखते हुए चुप नहीं रह सकता। सॉरी मम्मा, लेकिन जो सच है मैंने वही कहा। भरत की नजरें नीलिमा की तरफ उठती है, जो नजरें झुकाए बैठी है। सरला कुछ कहने को होती है कि अनिकेत इशारे से उन्हें चुप करा देता है और शीतल की ओर देखकर कहते हैं, शीतल बेटा, राज बिल्कुल सही कह रहा है। आगे से जब भी स्कूल में इस तरह के फंक्शन हो तो तुम बिना संकोच के सूट पहनकर आराम से जाना। और राज बेटा, तुम भी आगे से ध्यान रखना, ये सब घर की महिलाओं पर छोड़ दो। मुझे अपनी सरला पर पूरा भरोसा है, वो कभी अपने बहुओं पर ऐसी पाबंदी नहीं लगाएंगी। राज धीरे से कहता है, आई नो वेरी वेल पापा, बट शोना कल सूट में जाए, मम्मा से बस इतनी सी बात कहनी थी। सरला गुस्से में राज को देखती है, आप जरा इससे पूछिए तो, इसने मुझसे रिक्वेस्ट की या ऑर्डर दिया? और यदि कल परसों ही अपनी पत्नी को मायके छोड़ दे तो ठीक है, वरना आप शेखर जी को कॉल कर लीजिएगा। इतना कहकर सरला उठ जाती है। शीतल सरला का हाथ पकड़कर रोते हुए कहती है, माँ, इस घर में हम सिर्फ इनकी पत्नी बनकर रहेंगे क्या? आपने तो हमें अपनी बहू भी नहीं कहा। उसका गला रूंध जाता है और राज की तरफ देखती है, माँ, पापा जी, हम अपने इस घर से कहीं नहीं जाना चाहते, हम रस्में पूरी होने तक इनसे दूर नहीं रहेंगे। इतना कहकर वो कुशा को लेकर किचन की तरफ बढ़ने लगती है। सरला उसे रोककर भावुकता से कहती है, शीतल, सही कहा तुमने, तुम मेरी बहू हो ही नहीं। मैंने तो नीलू को भी 8 सालों से बहू माना ही नहीं। अनिकेत झिझकते हुए कहते हैं, सरला, बंद करो ये टॉपिक। सरला अनिकेत को अनदेखा कर कहती है, मैंने अपनी एक बेटी खोकर 2 बेटियां पाई है, तुम दोनों मेरे लिए रागिनी से भी बढ़कर हो। वो नीलिमा को भी सूट पहनने की इजाजत दे देती है। फिर शीतल की ओर रुख करके कहती है, शीतल, तुम्हारी शादी को अभी महीना भर भी नहीं हुआ, इसलिए घर के अंदर तुम्हें सूट पहनने की इजाजत अभी नहीं दे सकती, चाहे राज को कितना भी बुरा लगे, पर बाहर के फंक्शन और ट्रैवलिंग में तुम आजाद हो। राज की तरफ तिरछी नजर डालकर वो कहती है, यदि किसी को मेरे फैसले पर एतराज है तो वो इस घर से हमेशा के लिए जा सकता है। अनिकेत चिल्लाते हैं, सरला, फालतू की बातें बंद करो। वो तुरंत शेखर जी को फोन लगाते हैं। नमस्ते शेखर जी, राज और शीतल दोनों यही हैं, दीजिए, राज से बात कीजिए। राज के जाने के बाद अनिकेत ने उसे चुप रहने का इशारा किया और फोन राज को थमा दिया। राज ने फोन हाथ में लिया और शांत स्वर में कहा, नमस्ते पापा। शेखर जी ने स्नेह से कहा, खुश रहिए बेटा। राज ने शीतल की ओर एक नजर डाली और अपनी बात रखी, पापा, मुझे किशनगढ़ से आने में लेट हो जाता है, यदि आपको कोई परेशानी ना हो तो आप या शौर्य शोना को ले जाइएगा, नहीं तो फिर मैं फ्री होकर रात को इन्हें छोड़ूंगा। शेखर जी मुस्कुराए, बेटा, हमें कोई परेशानी नहीं है, शौर्य शीतू को लेने आ जाएगा। राज ने शीतल को गहरी नजरों से देखते हुए निर्देश दिया, पापा, शौर्य को 2 बजे के बाद ही भेजिएगा, ये स्कूल से पहले सीधा घर आएगी, उसके बाद ही आप ले जाइएगा।
शेखर जी ने सहमति में सिर हिलाया और फोन काट दिया। अनिकेत ने फोन रखा और शीतल से कहा, बेटा किचन का काम छोड़ो, यहाँ सब हो जाएगा, तुम अपने रूम में जाओ और मायके जाने की तैयारी करो। शीतल खड़ी हुई। जी पापा। फिर सरला की ओर देखकर वो धीमी आवाज में बोली, माँ आप तो हमसे नाराज नहीं है ना? सरला ने शीतल का गाल छूकर प्यार से कहा, माँ अपनी बेटी से नाराज नहीं हो सकती। फिर राज पर एक नजर डालकर उन्होंने गंभीरता से कहा, बेटा कल के लिए अच्छा सा सूट निकाल लेना और जब शौर्य के साथ जाओगी तभी सूट पहनकर ही जाना। जाओ पैकिंग कर लो, मैं राजू के साथ तुम्हारा शादी वाला सूटकेस भिजवा रही हूँ। सारे फंक्शन के हिसाब से ड्रेस और एक्सेसरीज अभी जमा कर लो, ज्वेलरी मैं खुद साथ लेकर आऊंगी। शीतल सरला के गले लग गई। जी माँ, आई लव यू। उसने सरला के कान में फुसफुसाया, माँ प्लीज आप हमारे पति पर नाराज मत होइएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट। सरला ने शरारत से उसका गाल खींचा। शैतानी गुड़िया अभी भी उसका पक्ष ले रही है, ज्यादा तरफदारी मत कर अपने सड़ू की, वरना तेरा ही जीना हराम करेगा। शीतल मुस्कुराकर बोली, माँ आप कहिए तो सही, आज कमरे में जाकर इनकी बैंड बजा दे। सरला खिलखिलाकर हंस पड़ी। पक्का बजा दे और वीडियो बनाकर मुझे सेंड कर देना, फिर इस नवाबजादे की बोलती मैं बंद करूंगी। दोनों सास बहू को हंसते देख राज हैरान रह गया। शीतल के जाते ही सरला उठने लगी तो राज ने झट से उनका हाथ पकड़ा और अपनी गोद में सिर रखकर बाहें लपेट ली। सॉरी मम्मा। सरला ने चेहरा सख्त बनाया। आप अपने छोटे साहब को कह दीजिए मुझे इसकी कोई सॉरी नहीं चाहिए। राज ने उन्हें कसकर पकड़ा। मम्मा जानता हूँ आज मेरी बातों से आपको हर्ट हुआ, आप डांट लीजिए लेकिन नाराज मत होइए। आप मेरा नेचर जानते हैं ना, शोना कभी आपसे कुछ कहेगी नहीं, इसलिए मैंने कह दिया। पापा मेरी बीवी की तकलीफ का ध्यान मैं नहीं रखूंगा क्या? सरला ने उसका कान खींचा। शादी को अभी महीना नहीं हुआ और देखिए आपके नवाबजादे को अपनी बीवी की तरफदारी के लिए डायरेक्ट माँ को ऑर्डर दे रहे हैं। राज ने सफाई दी, मम्मा ऑर्डर नहीं था, सच्ची रिक्वेस्ट थी। सरला गंभीर हो गई। राज आइंदा से मुझे घर में इस तरह की बातें नहीं चाहिए। मेरे स्वर्ग से सुंदर घर का माहौल इन छोटी बातों से खराब नहीं होना चाहिए। राज उठकर बैठा और सरला के कंधे पर सिर रखा। पक्का प्रॉमिस, अब आप जानो और आपकी बेटी जो मर्जी हो करो, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। पापा नहीं जानता था कि बीवी का पक्ष लेने के चक्कर में मम्मा को इतना नाराज कर दूंगा। अनिकेत ने हस्ताक्षेप किया। इस टॉपिक को यही क्लोज करो राज, और जाकर शीतल की हेल्प करो, पैकिंग अकेले उसकी जिम्मेदारी नहीं है। राज ने हल्की नाराजगी से कहा, पापा आपकी बहू के आगे बेटी की कोई वैल्यू है या नहीं? हद है यार। भरत ने शरारत से कहा, राज अभी तो मम्मी पापा की डांट सुनिए बेटा, ऊपर कमरे में जा, अपनी शोना से भी भजन सुनेगा तब मजा आएगा। राज घूरकर भरत को देखते हुए कमरे की ओर चला गया। कल आएगा कहानी का अगला भाग।